हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, पर सच में मैंने जब ये कहानी पढ़ी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक ये कहानी ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और मुझे नहीं पता ये किस लेखक ने लिखा, पर जिसने भी लिखा है सच में दिल को छू लेने वाली कहानी लिखी है। और मैं आशा करती हूँ अगर ये कहानी कभी भी उन तक पहुँचती है तो वो मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। और मैं कहानी शुरू करती हूँ। पराजय। एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि ये जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा, आप ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दें। बस तय कर लिया, महीने में 8-10 दिन जरूर ग्रामीण स्कूलों को दूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों में दौरे का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी व जंगली इलाका भी कुछ था। एक दिन मताहत कर्मचारी से मालूम हुआ बरेड़ी नाम गांव, जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी ही नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 5-6 किलोमीटर जंगली रास्तों से पैदल चलना पड़ता है। तय कर लिया अगले दिन वहाँ जाया जाए। वहाँ कोई मिस्टर वीके वर्मा हेडमास्टर हैं, जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं जमे हुए हैं। मैंने निर्देश दिए उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए, सरप्राइज विजिट होगा। अगले दिन हम सुबह निकले। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा, 5-6 किलोमीटर। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र पथरीले जंगल रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुँचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे मकान बने हुए थे। स्कूल साफ सुथरा, व्यवस्थित, रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चारों तरफ सुरमय हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनता पूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे, जो वहाँ नियुक्त प्यून थे शायद। उन्होंने बताया, हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए थे। तभी देखा एक 40-45 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियाँ लिए हुए ऊपर चले आ रहे थे। पैजामा घुटनों तक चढ़ाया था, ऊपर खादी का कुर्ता जैसा था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं बीके वर्मा यहाँ का हेडमास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है। हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, अब उनसे नहीं होता है, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। वर्जिश भी हो जाती है। वह मुस्कुराकर बोले। उनका चेहरा पहचाना सा लगा और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, तुम विवेक हो ना, इंदौर से गुजराती कॉलेज? मैंने झट ही उत्तर दिया था। उसने कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप अभिनव श्रीवास्तव? मैंने कहा, और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 वर्ष पहले हम इंदौर में साथ ही पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी उससे ज़्यादा नंबर आए हो मेरे। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच में, जिसमें हमेशा वही जीता करता था। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने और जीतने का भाव था, और सच कहूँ तो खुशी भी थी मन में। मैंने सहज होते हुए पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई, और कौन कौन है घर पर? उसने विस्तार से बताना शुरू किया। एम.कॉम करते समय ही बाबूजी का मालवा मिल वाली नौकरी चली जाती रही। फिर उन्हें दमे की बीमारी तो थी ही, घर चलाना मुश्किल हो गया था।
किसी तरह पढ़ाई की नंबर अच्छे थे, इसलिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति मिल गई थी, जो छोड़ नहीं सकता था और आगे पढ़ने की न गुंजाइश थी न स्थितियाँ थीं। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहीं चला आया। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमार माँ बाप की देख, कोई लड़की वाले लड़की देने को तैयार ही नहीं हुए, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है ना, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती। अपनी कोई पहुँच या पकड़ थी नहीं, पैसे भी नहीं थे, यहाँ से ट्रांसफ़र करा पाते तो बस यहीं जम गए। यहाँ आने के कुछ बरस बाद माँ बाबू दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहाँ बच्चों में स्कूल में मन रम गया है। छुट्टी के दिनों बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज़ शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों की अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाएं, अनुशासन सीखें, बस यही मेरा ध्येय है। जय सीए नहीं कर सका, पर मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी हैं। मैं सीए नहीं कर सका और मेरे कुछ विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी हैं। मेरा यहाँ कोई ज़्यादा खर्च ही नहीं है। मेरी ज़्यादातर तनख्वाह इन बच्चों की खेलकूद में और स्कूल पर खर्च हो जाती है। तुम तो जानते ही हो, कॉलेज के ज़माने में ही मैं क्रिकेट खेलने का मुझे जुनून था। वो बच्चों के साथ खेलकर पूरा हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने टूटते हुए कहा, माँ बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने में और बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। फिर उसने अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो फैज़ साहब की एक नज़्म में है ना, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, कि अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकम्मल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसकी इस बैलेंस हंसी ने भीतर तक भिगो दिया था। लौटते हुए मैंने उससे कहा, विवेक, जब तुम चाहो तुम्हारा ट्रांसफ़र मुख्यालय या तुम जहाँ चाहो मैं करा दूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यही इन लोगों के बीच में खुश हूँ, कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्प, उसके आगे निकल जाने का एहसास और भरम वहीं पर चकनाचूर हो गया था। वो अपनी ज़िंदगी की तमाम कमियों, तकलीफ़ों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा देखकर मैं हंसता था। ज़िंदगी में किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उसके व्यवहार में नहीं पड़ी थी। सुख सुविधाओं, उपलब्धियों, वहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन तो करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना मुझे फिर भी पराजित सा कर गया। लौटते समय उस कर्म ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना ही कह सका, तुम्हारे इस पुनीत कार्य में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। और पता नहीं है कि सच में किसकी स्टोरी है। सच में बहुत अच्छी स्टोरी है और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और मैं आशा करती हूँ अगर कभी उन तक मेरी आपकी ये स्टोरी पहुँचती जो मैंने सुनाया है तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और सच में अक्सर ना कहते हैं कि शिक्षक जो होते क्या करते हैं, शिक्षक के बारे में खासकर सरकारी स्कूलों के बारे में ये कहावत होती है कि वहाँ के पढ़े हुए बच्चे कभी आगे नहीं निकलते हैं। पर पहले ऐसा होता था कि जो शिक्षक होते थे वो पढ़ाई ना करा के ज़्यादातर स्कूलों में अपना वर्क किया करते थे। पर आजकल के जो बच्चे जो शिक्षक हैं और उस टाइम पे हम लोगों के टाइम पे भी जो शिक्षक थे, बीच में कुछ थोड़ी सी हुई थी, लेकिन इसके पहले और अभी जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं।
पहले लोग कहते थे ना कि टीचर बन जाओ, सबसे आसान की नौकरी है, पर आज के ज़माने में टीचर बनना बहुत मुश्किल है। टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। वो अपने बच्चों की बुनियाद को हमेशा मजबूत करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं शिक्षकों को नमन करती हूँ। अभी सितंबर में शिक्षक दिवस भी आ रहा है, तो मैं नमन करती हूँ ऐसे शिक्षकों को जो अपने बच्चों की बुनियाद को मजबूत करने में इतनी मेहनत करते हैं। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक अपने तनख्वाह से, अपने तरफ से उस स्कूल को सुंदर से सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। तो मैं जो है सबसे निवेदन करती हूँ कि आप पहले सरकारी स्कूल की तरफ जाइए, देखिए तो वहाँ पर शिक्षक कितनी मेहनत कर रहे हैं। और सर की ये कहानी सच में बहुत अच्छी लगी। अक्सर ना पहाड़ों पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर शिक्षक का अभाव है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा शिक्षक पहुँच जाता तो वहाँ के बच्चों की किस्मत बदल जाती है। तो मैं इस कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, सच में बहुत अच्छी कहानी है। और मैं फिर इसी के साथ मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।